आपका वेजिटेरियन होना भी एक तरह से नॉन वेजिटेरियन होने के बराबर ही है। क्या होता है एक्चुअली में वीगन होना? क्या ये सब फालतू का ट्रेंड है? कैसा लगेगा आपको अगर मैं कहूँ कि आपके चीज़, पनीर, पिज्ज़ा, कपड़े, कॉस्मेटिक, मेकअप की वजह से कई एनिमल्स को अपनी जान कत्ल खाने में गंवानी पड़ती है, और उनके मरने के पीछे का कारण कत्ल खाने में काम करने वाले लोग नहीं बल्कि हम और आप हैं जो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक स्टडी ये भी कहती है कि वीगन सिर्फ एक ऐसा डाइट है जिससे हार्ट की बीमारियां रिवर्स हो सकती है। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है? क्या सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट ना खाना ही वीगनिज्म है, या वीगनिज्म इससे भी ज़्यादा कुछ है? क्या वीगन होने से बॉडी को ज़रूरी सारे न्यूट्रिशन मिल पाएंगे? क्या सारी दुनिया एक दिन वीगन बन जाएगी? अगर बन जाएगी तो कितना टाइम लगेगा? चलिए यही सब समझते हैं आज के इस वीडियो में। वीगनिज्म के नाम पे भी इस देश में खूब ऐसे ही धांधली पाखंड भी चल रहा है। Well, it's radical vegans storming into supermarkets. Militant vegan. जिसको बचा सकते हो सबको बचाओ। आई एम श्योर आप लोगों ने वीगनिज्म या वीगन शब्द तो अभी तक सुन ही लिया होगा, और इसका ट्रेंड भी पिछले कुछ सालों से काफ़ी तेज़ से चल रहा है और इंडिया में भी थोड़ा फैल गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं, कई लोग हैं जिनको वीगनिज्म के बारे में कुछ नहीं पता है। हमारे फैमिली में कई लोग हैं या कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीगन शब्द सुना तक नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान रख के ये वीडियो बनाया गया है जिससे सबको समझ में आए। जब भी कोई वीगन शब्द सुनता है तो उनके मन में एक ही ख्याल आता है कि वीगन वो होते हैं जो मीट, मांस, मच्छी नहीं खाते और साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते। लेकिन एक्चुअली में वीगनिज्म सिर्फ खाने पीने को लेकर ही सीमित नहीं है, ये इससे भी ज़्यादा वाइड रेंज कवर करता है। तो वीगनिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन हम देखें तो ये कुछ इस तरह से है: फिलोसॉफी एंड वे ऑफ लाइफ विच सिक्स टू अवॉइड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड क्रुएल्टी टू एनिमल फॉर फूड, क्लोथिंग और एनी अदर पर्पस। अपनी लाइफ कुछ इस तरह से जीना जिससे हमारी चॉइसेस हमारे खाने पीने की वजह से, किसी भी पर्पस की वजह से किसी भी जीव को किसी भी तरह की तकलीफ से ना गुजरना पड़े और उसको मरना ना पड़े। समय के साथ साथ इसमें और भी पर्पस जुड़ते गए, जैसे कि पर्यावरण की रक्षा या अपने हेल्थ की बेनिफिट के लिए भी लोग वीगन बनते गए। सही सुना आपने, पर्यावरण के लिए भी लोग वीगन बनते हैं, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री और मीट इंडस्ट्री को अगर हम कंबाइन कर दें तो दुनिया के टोटल एमिशंस के 15% सिर्फ ये दो इंडस्ट्री से आता है, और ये दुनिया के सारे बाइक, कार्स, प्लेन, शिप्स सबको कंबाइन करके जो एमिशंस होता है उससे भी ज़्यादा है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो बेसिकली इसका मतलब है सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में ही नहीं बल्कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ करने से किसी भी जीव को हार्म होता है तो वीगन लोग वो नहीं करते हैं। अगर कोई पर्सन मार्केट में कुछ खरीदने जाएगा तो वीगन लेबल वाला ही खाना खरीदेंगे, वीगन लेबल वाला ही कपड़े, वीगन लेबल वाले ही चीज़ें खरीदेंगे। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी दूध या दूध से बनी कोई प्रोडक्ट भी खरीदी है, चीज़, पनीर, पिज़्ज़ा, पनीर टिक्का वगैरह, या जीन्स खरीदी है या मेकअप का सामान खरीदा है, तो आपकी वजह से कहीं ना कहीं पे कोई जानवर मरा होगा। जैसे ही आइसक्रीम, चीज़, पिज़्ज़ा, पनीर या दूध वाली चाय ये सब छोड़ने की बात आती है तो लोग बड़े ही डिफेंडिंग मोड में आ जाते हैं कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे दूध पीने से कैसे ही कोई जानवर मर सकता है। और कोई भी एक्सक्यूज़ बना के, बात ना मान के वो लोग किसी ना भी किसी तरीके से वो चीज़ खाएंगे, क्योंकि चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। तो चलिए शुरुआत डेयरी इंडस्ट्री से ही करते हैं और देखते हैं कि वीगन लोग क्या दिखाना चाहते हैं कि डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है। आपको एक बेसिक सी चीज़ तो पता ही होगी कि गाय और भैंस दूध दे उसके लिए उनका प्रेग्नेंट होना ज़रूरी है, बच्चे का पैदा होना ज़रूरी है, तो ही वो दूध दे पाते हैं। तो हर साल गाय को आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे गाय और बैल को कुदरत के द्वारा दिए गए इस मिलन के सुख से वंचित रखा जाता है। सोच के देखो, अगर आपको कोई इस सुख से वंचित रखे पूरी लाइफ तो आपको कैसा लगेगा। प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा फीमेल है तो ये उनके लिए खुशी की बात है, क्योंकि फीमेल है तो स्तन है, योनि है, और स्तन और योनि है तो और भी बच्चे पैदा होंगे और दूध भी मिलेगा। पर बच्चा अगर मेल है तो उसको मोस्ट ऑफ द केस में बेच ही दिया जाता है। क्यों? इसके पीछे के कारण ये है कि फार्मर्स के पास जगह नहीं होती है इन मेल बछड़ों को, बैल को पालने के लिए। मेल दूध भी नहीं देता है, प्रॉफिटेबल भी नहीं है,
और अब हल की जगह पे ट्रैक्टर आ गए हैं, तो बैल का कोई काम ही नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द केस में फार्मर्स किसी लोकल ट्रेडर्स को ये मेल बछड़ा बेच देते हैं और वो लोकल ट्रेडर आगे जाके स्लॉटर हाउस में इस बच्चे को बेच देता है। बच्चा नर हो या मादा हो, दोनों ही केस में उसको उसकी माँ का दूध नहीं पीने दिया जाता, क्योंकि वो दूध हमें पीना होता है। और बच्चा दूर करने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से गाय दूध नहीं देती है, क्योंकि उसका बच्चा खो गया, उसको मिल नहीं रहा, तो स्ट्रेस की वजह से वो दूध नहीं देती है। तो उसका भी उपाय, तो उनके सामने एक नकली बच्चा बना के रखा जाता है, जिससे गाय में नेचुरली एक माता वाला मोड ट्रिगर हो जाए और स्ट्रेस कम हो जाए और वो दूध देने लगती है। इसको खाल बच्चा भी कहा जाता है, जो मोस्ट केसेस में बछड़े की चमड़ी में भूसा भर के उसे डमी बछड़ा बनाया जाता है और गाय के सामने रखा जाता है। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। गाय ज़्यादा दूध दे, उसके लिए उसको ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी और ज़्यादा दूध निकले। ये इंजेक्शन इंडिया में डेयरी पर्पस के लिए बैन है, लेकिन खुलेआम इसका इस्तेमाल होता है। जब 60 दिन पर दूध का उत्पादन सामान्य रूप से घटने लगता है, तब यह हार्मोन देने की प्रक्रिया हर 14 दिन में दोहराई जाती है। और ये तो सिर्फ हमने फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात की। इसके बाद हर साल गाय और भैंस को जब तक जिंदा है तब तक उसको प्रेग्नेंट किया जाता है। ज़रा सोच के देखो, आप या आपकी वाइफ को हर साल प्रेग्नेंट होना पड़े जब तक आप जिंदा है तब तक, तो आपकी क्या हालत होगी। कुदरती तौर पे गाय या भैंस 18 से 25 साल तक जी सकते हैं, पर हर साल प्रेग्नेंट होने की वजह से, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन की वजह से उनका शरीर 8 से 10 साल में खराब हो जाता है। लेकिन शरीर खराब होने तक कोई वेट नहीं करता। जैसे ही दूध का प्रोडक्शन कम होने लगता है या गाय प्रेग्नेंट होना बंद हो जाती है, वैसे ही उसको मार्केट में लोकल ट्रेडर्स को बेच दिया जाता है या स्लॉटर हाउस में उसको बेच दिया जाता है। अब यहाँ पे कई लोग सोचेंगे कि इसको बेचना क्यों है, गाय तो घास ही खाती है, ऐसे ही कहीं चली जाएगी, खाएगी, जिंदा रहेगी। जी हाँ, कई लोग इसे छोड़ देते हैं और कई लोग बेच देते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल नहीं है। क्योंकि जब गाय या भैंस दूध नहीं देती है तो उसको खिलाना भी पड़ता है, उसके लिए जगह भी रखनी पड़ती है, उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। तो इन सब खर्चे के सामने दूध मिलता नहीं है, तो ये ज़रा भी प्रॉफिटेबल नहीं है फार्मर्स के लिए। तो उनको मजबूरन बेचना ही पड़ता है किसी ना किसी को, या वो सड़क पे छोड़ देते हैं। उसके बाद जिसको उन्होंने बेचा होता है वो जाके स्लॉटर हाउस में बेच देता है, और जो गाय रास्ते पे घूम रही होती है उसको भी कोई उठा ले जाता है, और वो भी एंड में कत्ल खाने में जाके ही मरती है। क्यों नहीं हुई प्रेग्नेंट? क्योंकि ये जब बच्ची थी इसको कभी दूध ही नहीं मिला, इसकी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं थी। वैसे तो बहुत बड़ी नस्ल थी ये, तो इसके मालिकों ने टैग निकाला होगा ताकि पकड़े नहीं जाएं, और रात को नाले में फेंक दिया, बात खत्म। इंसान की माँ इतनी अच्छी नहीं होगी जिनकी इनकी माएँ होती है, अपनी जान देने को तैयार होती है इनके अपने बच्चे के लिए, और उसके सामने उठा के बच्चे को फेंक देते हैं, या भूखा है ना, या कोई बहाना करेंगे, नहीं हम तो बहुत अच्छी तरह रखते बच्चे को, हम तो अंदर ले जाते घर में। मेन मकसद ये है कि बच्चा दूध नहीं पिए। इतनी लालच क्यों? और आपको जान के हैरानी होगी कि कत्ल खाने में ऐसे ही कोई गाय नहीं बेच सकता। उसके लिए प्रॉपर डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है कि ये गाय बूढ़ी हो गई है या अब ये दूध देती नहीं है ज़्यादा, तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है कि हाँ अब ये कटने के लायक है और ये डेयरी इंडस्ट्री के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, ऐसा सर्टिफिकेट बनता है। उसके बाद गाय को आगे स्लॉटर हाउस में भेजा जाता है। और हम सबको पता है कि इंडिया में नोटों की गड्डी से ऐसे सर्टिफिकेट बनवाना कितना आसान है। डॉक्टर्स ने कभी गाय को देखा भी नहीं होता है और सर्टिफिकेट बन जाते हैं। इसकी भी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो बेसिकली ऐसे ही ये चक्र चलता रहता है। गाय शरीर से खलास होकर कटने के लिए जाती रहती है और तब तक गाय या भैंस का फीमेल बछड़ा बड़ा हो गया होता है, और उनके साथ भी वही होता है जो उनकी माँ के साथ हुआ था। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि नहीं, मेरे गांव में ऐसा नहीं होता है, मेरे गांव में सारे लोग जब तक गाय मर नहीं जाती तब तक पालते हैं, बछड़ा अगर मेल है तो उसको बेचते नहीं है, उसको भी पालते हैं। ये बात सच है। इंडिया के कुछ ही स्टेट में कुछ ही फार्मर्स हैं जो अंत तक गाय को रखते हैं जब तक वो मर ना जाए, और ये जब तक मर ना जाए तब तक रखने वाली बात भी पुरानी है। आज के टाइम पे कोई भी फार्मर एफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी भी गाय को रखना जो दूध ना देती हो, इसलिए मोस्ट ऑफ द केस में फार्मर्स बेच ही देते हैं। बहुत कम ऐसे फार्मर्स बचे हैं आजकल जो गाय को अपने फैमिली की तरह रखते हैं और लास्ट तक उसको पालते हैं जब तक वो मर नहीं जाते।
कई लोगों का ये कहना है कि हम दूध पिए या ना पिए उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, गाय तो दूध देने ही वाली है, तो क्यों ना हम पी ही ले और उसके चीज़ बना के खा ही ले। पर ऐसा नहीं है। गाय और भैंस दूध देती है इसलिए आप दूध नहीं पी रहे हैं, बल्कि आप दूध पी रहे हैं, मार्केट में इसकी डिमांड है, इसलिए ज़बरदस्ती गायों को पैदा किया जाता है और उनसे ज़बरदस्ती दूध लिया जाता है। और कुदरती तौर पे गाय और भैंस सिर्फ उतना ही दूध देती है जितना उसके बछड़े के लिए ज़रूरी हो, लेकिन उसका दूध हम छीन लेते हैं। अगर मार्केट में डिमांड ना हो तो इनको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट नहीं किया जाएगा, ना ही वो ज़्यादा मात्रा में पैदा होंगे, ना ही वो तकलीफ से गुजरेंगे और ना ही वो मरेंगे। ये सब डिमांड और सप्लाई का खेल है। क्योंकि यहाँ पे लोगों की डिमांड है दूध की, इसलिए गाय ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, भैंस ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है और उनका मीट सस्ता पड़ता है। इसलिए इंडिया से गाय और भैंस का मांस दुनिया में कई जगह पे एक्सपोर्ट किया जाता है क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। अब आपको लगेगा बात यहाँ पे ख़त्म हो गई डेयरी इंडस्ट्री की, लेकिन नहीं, क्योंकि स्लॉटर हाउस में जब गाय और भैंस कटती है उसके बाद भी उससे कई सारी प्रोडक्ट्स बनती है। जैसे नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बनती ही है, जैसे कि बीफ है, मीट पैटीज़ है, अतड़िया है, लीवर, किडनी, कलेजा वगैरह वगैरह तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी चमड़ा, हड्डी, एनिमल फैट, जिलेटिन और भी कई सारी चीज़ें बनती है और उसका इस्तेमाल भी हमारे डेली में यूज़ होने वाली कई सारी प्रोडक्ट्स में होता है। चमड़े से बनते हैं लेदर शूज़, बेल्ट, पर्स, कपड़े, सोफ़ा कवर, जैकेट, ग्लव्स, वॉच स्ट्रैप, मंदिर और फेस्टिवल में यूज़ होने वाले ढोल, ड्रम्स, ये सब बनते हैं। आपके जीन्स में भी पीछे जो वो छोटा सा पैच होता है वो भी लेदर का ही होता है इन मोस्ट केसेस। उसके बाद एनिमल फैट से सोप, लिपस्टिक, लोशन, मॉइस्चराइजर और कई अन्य मेकअप प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। जिलेटिन के इस्तेमाल से कैंडी, टॉफ़ी, मार्शमेलो, च्युइंगम, योगर्ट, डेजर्ट ये वगैरह बनता है। और ये जो मैंने प्रोडक्ट्स आपको बताई वो सिर्फ ऊपर से बताई है जो डेयरी इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, लेकिन अगर हम डीप सर्च करें तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और हमें पता भी नहीं कि इसके पीछे किसी न किसी जानवर का यूज़ हुआ है। तो ये सब तो था डेयरी इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन जानवर सिर्फ डेयरी इंडस्ट्री में ही नहीं कटते, ये और भी कई पर्पस की वजह से ये कटते हैं। जैसे ऊन बनाने की इंडस्ट्री में भी वूल के लिए ज़बरदस्ती क्रूअल तरीके से भेड़ के बाल को काटा जाता है और जब बाल उगना कम हो जाए तब उनको भी एज अ मीट खाया जाता है। कपड़ों को रंगने के लिए कुछ कलर्स भी कुछ प्रकार के कीड़ों से बनाए जाते हैं। सिल्क का कपड़ा भी बनता है रेशम के कीड़ों की फार्मिंग से। पंछी जैसे बत्तख वगैरह के फर के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं वो कंफर्टेबल सॉफ्ट पिलो, जैकेट, स्लीपिंग बैग्स वगैरह। और अभी तक मैंने मुर्गियों की और अंडों की इंडस्ट्री और पोर्क की इंडस्ट्री के बारे में तो आपको बताया ही नहीं है। चिकन फार्मिंग में भी मुर्गियों को ठीक से खड़े भी ना हो पाए वो उतनी कम जगह में रखा जाता है, अपना खुद का वजन भी संभाल नहीं सकती, उतना उनका ग्रोथ होता है। यहाँ पर भी बच्चा अगर नर है तो उसको सीधा मशीन में पीस दिया जाता है और बच्चा अगर मादा है तो फिर से वही चोंच काटी जाती है, इंजेक्शन, पिंजरा, प्रेगनेंसी, अंडा देना और कट के आखिर में मर जाना। कुदरती तौर पे मुर्गियाँ सीज़न के हिसाब से साल में 10 से 15 अंडा ही देती है, लेकिन मुर्गी की फार्मिंग में हर मुर्गी से साल में 250 से 300 अंडे निकाले जाते हैं ज़बरदस्ती। ऐसे ही पोर्क के मांस की इंडस्ट्री यानी कि सूअर के मांस की इंडस्ट्री भी है, उसके बारे में आप ना ही जानो तो अच्छा है। शहद की इंडस्ट्री में भी ये होता है। हॉर्स रेसिंग, पेट इंडस्ट्री जहाँ ब्रीडर्स अपनी मर्जी से फोर्स्ड ब्रीड्स पैदा करते रहते हैं और कुछ बेबीज ना बिके तो उनको मरने के लिए भी छोड़ देते हैं। गधों का सामान ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल, इंसानों को पहाड़ चढ़ने के लिए पौनी टट्टू यूज़ करने की इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री में लोग जो ऊंट, घोड़े, हाथी की सवारी का आनंद उठाते हैं उनको नहीं पता कि उन लोगों के जाने के बाद उन हाथी, घोड़ों के साथ क्या होता है और कैसा सुलूक किया जाता है। यहाँ तक कि शादियों में जो वो घोड़ी जिस पे दूल्हा बैठता है उसका जीवन भी नर्क से कम नहीं है। यही सब कारण है जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों से वीगनिज्म का ट्रेंड बहुत जोर शोर से चल रहा है और वीगन वर्सेस वेजिटेरियन, वीगन वर्सेस नॉन वेजिटेरियंस की बहस होती रहती है। एक वेजिटेरियन पर्सन जो आज तक मानता था कि देखो मैं एनिमल क्रुएल्टी फ्री जी रहा हूँ, मैं किसी भी जानवर को मार के नहीं खाता हूँ, मैं पशु प्रेमी हूँ,
उनको भी आज वीगन लोगों ने कटहरे में खड़ा कर दिया है और उनको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आज तक वो उन्होंने जो किया है वो सही था या गलत है। क्या वो सच में पशु प्रेमी है या नहीं है? क्या उनको ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी? पिछले 20 सालों में डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोस और एक्टिविस्ट की वजह से वीगनिज्म का ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ा है और पिछले 5 सालों से यानी कि पैंडेमिक के बाद ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ बढ़ा है, क्योंकि पैंडेमिक में चमड़ागढ़ की वजह से लोगों ने बहुत सर्च किया था इंटरनेट पे, खाली बैठे थे सब घर पे। मैं भी 2018 में जब जर्मनी में आया था तब मैंने सुपरमार्केट में ऑब्ज़र्व किया था कि वेजिटेरियन लेबल वाली प्रोडक्ट्स तो मिलती थी लेकिन वीगन लेबल वाली प्रोडक्ट्स नहीं मिलती थी, बहुत कम मिलती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं सुपरमार्केट में जाऊँ तो वीगन लेबल वाली इतनी सारी प्रोडक्ट्स है कि उसके सामने वेजिटेरियन लेबल वाली प्रोडक्ट्स हमें दिखती भी नहीं है। यहाँ तक कि ब्रेड पे भी आपको वीगन लेबल मिलेगा, क्योंकि ब्रेड में भी हो सकता है कि उन्होंने बटर यूज़ किया हो। डेटा कहता है कि वीगनिज्म फॉलो करने वालों की पॉपुलेशन हर 5 से 7 साल में डबल हो रही है। इसी रेट से अगर ट्रेंड चलेगा तो कैलकुलेशन है कि 50 से 80 साल लगेंगे वीगनिज्म को मेजॉरिटी में आने के लिए। लेकिन हर रिवॉल्यूशन के साथ आते हैं कई सारे चैलेंजेस और कई सारे सवाल, जैसे कि अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स ना खाएं तो हमारे बच्चों को शक्ति कैसे मिलेगी, हमें शक्ति कैसे मिलेगी, हमें विटामिन डी कैसे मिलेगा, क्या इससे सारे न्यूट्रिशन हमें मिल पाएंगे, विटामिन जैसे B12, ओमेगा 3 वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। ये काफ़ी सारे सवाल होते हैं लोगों के। ये इंडिया में पॉसिबल है वीगनिज्म या नहीं है, ये भी एक चैलेंज है। इसमें एक बात तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि जो दूध की ज़रूरत है इंसान को वो एक उम्र तक ही होती है, उसके बाद इंसान को दूध की ज़रूरत नहीं होती है कुदरती तौर से। तो और दूध पीने से कोई इतनी ज़्यादा शक्ति भी नहीं आती, उसमें कोई इतने ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होते कि आपका बच्चा या आप बहुत शक्तिशाली बन जाओ। ये बहुत ही बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन या झूठ फैला है कई सालों से इंडिया में कि दूध पीने से शक्ति आती है, लेकिन दूध पीने से ऐसी कोई एक्स्ट्रा शक्ति नहीं आती है। और बीमारियां जो है वो आपके लाइफस्टाइल की वजह से आती है और खाने पीने की वजह से भी आती है, लेकिन ये नॉन वेजिटेरियन में भी आती है, वेजिटेरियन में भी आती है, वीगन में भी आती है। तीनों में विटामिन्स की कमी या न्यूट्रिशंस की कमी, शरीर में बीमारी, सब कुछ आता है। तो ऐसा नहीं है कि वीगन लोगों को ज़्यादा कमी होगी न्यूट्रिशंस की या विटामिन्स की। ये आजकल इंडिया में B12 की कमी सभी लोगों को है, वो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन या वीगन हो। तो कुल मिला के एक वीगन इंसान वो होता है जो जब घूमने जाए तो हाथी, घोड़े, ऊँट पे नहीं बैठेगा। वो अगर मार्केट में कुछ खरीदने जाए तो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा। अगर कोई मेकअप, मॉइस्चराइज़र की प्रोडक्ट खरीदने जाए तो उस पर वीगन का लेबल देखकर खरीदेगा। वीगन वो होता है जो अगर प्रोडक्ट पे वीगन का लेबल ना हो तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ेगा, उसके बाद ही उसको खरीदेगा। अगर कपड़े खरीदेगा तो ध्यान रखेगा कि उसमें कोई जानवर के फर का इस्तेमाल नहीं हुआ है या कपड़े लेदर से नहीं बने हो, या फिर वो ऐसी दुकान में जाएंगे जहाँ पे कपड़ों पे भी वीगन का लेबल हो। वीगन वो होता है जिसको चीज़ खाने की इच्छा हो तो उसको जानवर के ज़िंदगी की कीमत उसके स्वाद के कंपेयर में ज़्यादा लगे और वो डेयरी प्रोडक्ट्स और चीज़ को ना बोल सके। वीगन वो होता है जो कुत्ता पाले और उसको प्यार करे और साथ में चिकन भी खाता हो और मीट भी खाता हो, ऐसा दोगला ना हो। एक वीगन इंसान वो होता है जिसका भले ही मजाक बनाया जाता हो, जिसको क्रिटिसाइज़ किया जाता हो और जिसका रोस्ट किया जाता हो, फिर भी वो अपने विचारों पे मक्कम रहकर ये डिसीज़न ले सके कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, और ऐसा कुछ भी ना करे जिससे किसी प्राणी को कोई नुकसान पहुँचे। हर रिवॉल्यूशन की शुरुआत ऐसे ही धीरे धीरे होती है, उसका विरोध भी होता है, उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, कई सवाल भी होते हैं, कई चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन उसके पीछे अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो उसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सवाल अभी भी बहुत सारे हैं, जैसे कि किसी का ट्रू वीगन यानी 100% वीगन बनना पॉसिबल भी है किसी भी जानवर को हार्म किए बिना। क्या ये इंडिया में पॉसिबल है? क्या हमें सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे? क्या वीगनिज्म सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं? क्या मिथ्स है, कौन सी फॉल्स इन्फॉर्मेशन है वीगनिज्म के बारे में, क्या क्या चैलेंजेस है, और भी कई सारे सवाल हैं। लेकिन आपके पास और मेरे पास समय की कमी है, तो आने वाले वीडियो में हम इन्हीं सब चैलेंजेस और सवालों के जवाबों को समझने की कोशिश करेंगे और वीगनिज्म को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि वीगनिज्म का विरोध करने से या उसको जज करने या क्रिटिसाइज करने से पहले वीगनिज्म को हमें ठीक से समझने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्राई वीगनिज्म। अगर मेरा बस चले तो इन सभी इंडस्ट्री के सारे वीडियो मैं आपको दिखाऊं और बिना ब्लर करे दिखाऊं, लेकिन मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि YouTube फिर मेरे वीडियो को ज़्यादा लोगों को सजेस्ट नहीं करेगा, और अगर ज़्यादा लोगों को सजेस्ट नहीं करेगा तो लोग कैसे समझेंगे कि वीगनिज्म आखिर में क्या है। यहाँ पे भी कैसा दोगलापन है। दुनिया में 90% लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो उन लोगों को खाते टाइम ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जैसे ही बात वीडियो देखने की आ जाए, ऐसे वीडियो जिसमें कोई जानवर कट रहा होता है या मर रहा होता है, तो वो वीडियो उनसे देखी नहीं जाती और हमें प्रॉपर वार्निंग देनी पड़ती है, और यूट्यूब को भी ऐसी गाइडलाइंस बनानी पड़ती है कि ऐसे वीडियो आप नहीं रख सकते, उसको ब्लर करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो देखने के टाइम उनको उल्टी आती है, देखा नहीं जाता, ओ छी, लेकिन खाने के टाइम आहा क्या स्वाद है। खैर, अगर आप में हिम्मत है तो सारे वीडियोस चुन चुन के मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिए है। लिंक खोलो, सारे वीडियोस देखो और देखो कि कैसे इन सभी इंडस्ट्रीज़ में कैसे जानवरों के साथ सुलूक किया जाता है। आप कोई भी हो, चाहे वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, आप जो चाहे खाओ, लेकिन ये भी देखो कि आपका मांस जो है, आपका दूध जो है वो कैसे आता है और कैसे कोई जानवर को पूरी ज़िंदगी सफ़र करना पड़ता है आपकी चॉइस और आपके स्वाद की वजह से।